हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान भूगोल कक्षा 10वीं अध्याय 1 पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। इसके हम आपको 2 अंक वाले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें इस पाठ में से कुल कितने अंक का आना है? 4 अंक का आना है। कैसे आएंगे? एक एक नंबर के आपके दो प्रश्न होंगे, कुल अंक 2 हो जाएंगे और 2 अंक का इसमें एक प्रश्न आएगा तो कुल अंक हो जाएंगे 2। तो 2 और 2 कितने अंक हो जाएंगे? 4 अंक हो जाएंगे। इसमें से इस पाठ में से आपका वार्षिक परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न आना है। एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो आइए चलते हैं, 2 नंबर के प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न लेते हैं हम। आप देख सकते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही आपकी सरल भाषा में है, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे और आप वीडियो को देखते समय इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर देखते हैं इसका। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न लेते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जैव और अजैव। ठीक है। नंबर दूसरा लेते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तीसरा लेते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा लेते हैं इसमें विकास के आधार पर संसाधन संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैव। अगला तीसरा प्रश्न है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन हेडिंग डाल लेंगे। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। इसके उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। चौथा प्रश्न लेते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। अजैव संसाधन हेडिंग डाल लेंगे इसमें, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे चट्टानें और धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। जे अभी आपकी जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? सतत पोषणीय
आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला 6वें नंबर का। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही सरल भाषा में आपको जल्दी से याद हो जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। प्रश्न 7वां लेते हैं। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। इस पाठ में से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 2 और 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर का। 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मृदा उत्तर देखते हैं इसमें। काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है, यानी ये कपास की फसल के लिए काली मृदा सर्वोत्तम होती है। काली मृदा को आप देख सकते हैं रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। तो 3 राज्यों के नाम लिखना है इसमें, कोई भी जो आप इनमें से महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं इसमें। तो आप 3 राज्यों के नाम पूछें तो आपको केवल 3 ही राज्यों के नाम लिखना है। और काली मृदा को कौन सी मृदा कहते हैं? रेगर मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। 9 नंबर का प्रश्न देखिए। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं लिखिए। तो आपको 2 विशेषताएं लिखने के लिए आएंगी, लेकिन इसमें आपके लिए मैंने 4 विशेषताएं बहुत सरल भाषा में लिख दी हैं। उत्तर देखते हैं इसका। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा की 3 विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, जलोढ़ मृदा बहुत अधिक उपजाऊ होती है, यानी इसमें सबसे अच्छी फसल की पैदावार होती है। नंबर 2, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। नंबर 3, जलोढ़ मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। चौथा है नंबर, जलोढ़ मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती है, यानी पोटास की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। दस नंबर का प्रश्न देखिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अपरदन माने क्या होता है? अपरदन माने होता है मृदा का कट जाना या बह जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उत्तर देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। नंबर 1, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। नंबर 2, पेड़ों की कतारों में लगातार रक्षक मेखला बनाना चाहिए, यानी पेड़ों को कतारों में लगाना चाहिए। नंबर 3,
फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जानी चाहिए। तो इसमें से कोई दो आपको लिखना है। रोकथाम के लिए 2 उपाय लिखना है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। 11वें नंबर का प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की मृदा माने क्या होती है? मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 जलोढ़ मृदा या मिट्टी, नंबर 2 काली मृदा, नंबर 3 लाल या पीली मृदा, नंबर 4 लेटराइट मृदा, नंबर 5 मरुस्थली मृदा, नंबर 6 वन मृदा। यानी मृदा को क्या कहते हैं हम? मिट्टी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। इसके उदाहरण देख सकते हैं आप, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न देखिए आप, नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? इन संसाधनों का विकास, उत्तर देखते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला 14 नंबर का। इसमें से हो सकता है एक आध वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आपको सभी प्रश्नों को नोट करना है अपनी कॉपी में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन देखिए, एजेंडा 21 क्या है? इसका उत्तर देखते हैं। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, 16 नंबर का। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो इस प्रकार आपके ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। आप इनको सभी छात्र इन प्रश्नों को नोट कर लें और अपनी कॉपी में लिख लें इनको। और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत और भी अन्य वीडियो आपके जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसके अनुसार मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।